नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से होगी चर्चा। सबसे पहले पहली खबर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बच्चों को लेकर दिए बयान के संकेत समझाएंगे। सवाल पूछेंगे कि बच्चे आखिर कितने अच्छे। बयान पर छिड़े सियासी संग्राम की पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। संघ प्रमुख के बयान पर आपकी जेब से जुड़ा आर्थिक विश्लेषण भी शो में होगा। बताएंगे कि आखिर एक बच्चे को 18 साल तक पालने का खर्च कितना है, ताकि इस बयान की इनसाइड स्टोरी आपको पता चल सके। महाराष्ट्र का भी रुख करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार से जुड़ा सबसे नया अपडेट आपके सामने होगा। दिखाएंगे कि अजीत पवार ने दिल्ली की दौड़ क्यों लगाई है और शिंदे का नया सीक्रेट प्लान क्या है। हर दिन की तरह भारत की बात में रात 8:30 बजे होगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज फोकस करेंगे आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले अवध ओझा पर। टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा की सियासी भूमिका क्या होगी, विस्तार से इस पर बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे आज हमारी कवर स्टोरी के केंद्र में संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। ये बयान उन्होंने रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, लेकिन शनिवार रविवार को परिवार के साथ वीकेंड की छुट्टी में शायद आपने इस बयान पर उतना गौर न किया हो। इसलिए आज भारत की बात में हमने इस बयान को विश्लेषण का हिस्सा बनाया है, क्योंकि मोहन भागवत ने जो बात कही है अब वो काफी दूर निकल चुकी है। भागवत के बयान पर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। पहले आप मोहन भागवत का वो बयान सुनिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, कधी 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी। 26 सेकंड के इस बयान में देश की जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए मोहन भागवत ने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रजनन दर में गिरावट चिंता का विषय है। जिस समाज की प्रजनन दर 2.1% से कम हुई वो नष्ट हो जाता है। कई समाज ऐसे ही नष्ट हो गए। किसी समाज की प्रजनन दर 2.1% से नीचे नहीं जानी चाहिए और शादीशुदा जोड़ों के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। संघ प्रमुख का ये बयान देखते ही देखते सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने बिना देर किए बयान को बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों से जोड़ा। इसके बाद तो सियासी गलियारों में बयानबाजी की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। वार पलटवार शुरू हो गया। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मोहन भागवत साहब आप लोग कब शादी कर रहे पहले बता दो। भागवत साहब की और लगता है मोदी जी की पत्नी, वो तो आरएसएस चीफ है, उन्हें जो कुछ कहना अपनी सरकार को निर्देश दी। मोहन भागवत जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो सारे राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए। पहले आरएसएस के लोगों की तो लिस्ट जारी करें, किसके कितने बच्चे हैं। हमारा देश खतरे में नहीं है, आप खतरे में, आप सब लोग खतरे में हैं। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा। रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, नौकरी दे रही है। भागवत जी को कहिए कि वो स्वयं सेवकों को बच्चे पैदा करने की, शादी करने की इजाजत दें। कुछ जगहों पर जो है वो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट और दूसरी तरफ जो है वो जनसंख्या का बुरी तरह से जो है घटना। इसलिए जो संघ प्रमुख जी ने कहा है वो बिल्कुल समाज को जनसंख्या असंतुलन के प्रति सचेत है। बहुत प्रकांड विद्वान है, उन विधाओं पर भी पकड़ रखते हैं जो विधाएं उनके अंदर नहीं। हम तो ये सुन रहे थे कि देश में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से रिसोर्स कम हो गए, जिसकी वजह से लोगों को रोटी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। अब उनको चलाने वाला संगठन और उसके प्रमुख अगर ये कह रहे हैं कि साहब 2-3 बच्चे पैदा करो, तो अब मैं फिर ये जानना चाहता हूँ कि क्या रिसोर्स बढ़ गए हैं या राजनीतिक एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। कि उनको जो वो सलाह दे रहे हैं वो सलाह उनको पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देनी चाहिए। विपक्ष के सारे नेता भागवत के बयान को महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से जोड़कर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर राय रखने वाले गिरिराज सिंह जैसे नेता भागवत के बयान पर बोलने से बच रहे हैं।
क्योंकि वो बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते आए हैं, लेकिन भागवत के बयान पर उनकी बोलती बंद है। हालांकि साक्षी महाराज के सुर जरूर बदल गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि संघ प्रमुख के बयान के संदर्भ में हमने काफी रिसर्च की। रिसर्च में बड़ी बात ये सामने आई कि मोहन भागवत प्रजनन दर के 2.1% से नीचे जाने को समाज के लिए खतरा बता रहे हैं। मौजूदा समय में भारत की प्रजनन दर 2% है, यानी मोहन भागवत ने जो पैमाना तय किया है हम उससे नीचे पहले ही जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर इसका विश्लेषण लगातार आपके सामने हम कर रहे हैं, और ये तो हुई जनसंख्या के आंकड़ों की बात, लेकिन मोहन भागवत के बयान को आर्थिक और सामाजिक तराजू में भी तौलने की जरूरत है। क्या भारत जैसे देश में 3 बच्चे पैदा करने की बात कहना तर्कसंगत है? क्योंकि बढ़ती आबादी का मतलब है संसाधनों की कमी, गरीबी और महंगाई। सामाजिक विज्ञान की किताबों में आप जनसंख्या के ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट कई बार पढ़ चुके होंगे, इसलिए हमने भागवत के बयान को सीधे आपकी जेब से जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। भारत में एक बच्चे पर सालाना खर्च का अनुमानित चार्ट आपके लिए हमने तैयार किया है। द लॉजिक स्टिक नाम के संगठन ने एक स्टडी की है। इसमें एक बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक पालन पोषण की अनुमानित लागत का ब्यौरा दिया गया है। स्टडी में जिन फैक्टर्स को आधार बनाकर 18 साल की आयु तक के एक बच्चे का सालाना अनुमानित खर्च तय किया गया है, उसमें एजुकेशन का खर्च सबसे ज्यादा है। यह करीब 3,48,775 रुपए है। 1,20,000 रुपए मेडिकल खर्च के लिए निर्धारित किया गया है। स्टडी के हिसाब से खाने पीने पर 5,36,000 रुपए सालाना खर्च आता है। सिर्फ इन तीनों को ही जोड़कर देखें तो 10,04,775 का नंबर आता है। यही नहीं, स्टडी के मुताबिक अलग अलग खर्चों को मिलाकर ये लागत 30 लाख रुपए से लेकर 1.2 करोड़ रुपए सालाना तक हो सकती है। शहरों और गांव में परिस्थितियों के मुताबिक ये अलग अलग हो सकती है। स्टडी में ये कहा गया है कि 4 सदस्यों के एक परिवार को सभ्य जीवन स्तर जीने के लिए हर महीने 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की जरूरत है। हालांकि लोकेशन के हिसाब से ये संख्या अलग भी हो सकती है। अब जरा ये आंकड़ा देखकर आप ही अंदाजा लगाइए कि कौन सा व्यक्ति 3 बच्चे पैदा करने के बारे में सोचेगा। कई परिवारों में सालाना आमदनी भी इससे काफी कम होती है। ये तो हुई आपकी जेब और इकोनॉमी की बात। अब इस खबर के राजनीतिक विश्लेषण की फाइल भी आपके लिए जल्दी से खोल देते हैं। देश की आबादी का घटना या बढ़ना नेताओं की बयानबाजी और पॉलिसी शिफ्ट का भी अहम हिस्सा रहा है। यहाँ आंध्र प्रदेश का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि राज्य में चंद्रबाबू नायडू सरकार के आने के बाद जनसंख्या नीति में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया गया। पहले राज्य में 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति के निकाय चुनाव लड़ने पर रोक थी। चंद्रबाबू सरकार ने ऐसा कानून लाने की बात कही जिसमें यह प्रावधान होगा कि निकाय चुनाव सिर्फ वही लड़ सकेंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। नायडू ने फैसले के पीछे दक्षिण के राज्यों में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी का हवाला दिया। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी आह्वान कर दिया कि 16 बच्चे पैदा करें। इन दोनों बयानों के बाद देश की राजनीति में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस भी शुरू हो गई थी। दरअसल जनसंख्या पर दक्षिण के नेताओं की बयानबाजी का कनेक्शन क्षेत्र की लोकसभा सीटों और परिसीमन से जोड़ा गया था। अब भागवत की नसीहत के बाद भी वही लोकसभा सीट वाला कनेक्शन फिर से ट्रेंड कर रहा है। जनसंख्या का सीटों से क्या नाता है, अब इसकी फाइल भी आपके लिए खोलते हैं। इसके पीछे वो मानक है जिसके मुताबिक 10 लाख की आबादी पर एक सांसद का प्रावधान है। जनसंख्या के अनुपात में सीटों का प्रावधान है और इसके लिए परिसीमन के जरिए सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है, जो 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 के बाद से देश में जनसंख्या नियंत्रण के कदम उठाए गए, जिन्हें दक्षिण के राज्यों ने सख्ती से लागू किया, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार जारी रही। इसके बाद दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने का विरोध किया, जिसको लेकर 2 अलग अलग संशोधन हुए और सीटों का परिसीमन 2026 तक टाल दिया गया। लेकिन अगर 2026 में अनुमानित जनसंख्या को आधार बनाकर परिसीमन होगा तो कैसे दक्षिण के राज्यों को लोकसभा सीटों का घाटा हो सकता है, हमने इसकी भी पूरी फाइल आपके लिए तैयार की है। कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के मुताबिक मौजूदा समय में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो परिसीमन के बाद 143 हो जाएंगी, यानी 63 सीटें बढ़ जाएंगी। 40 सीटों वाले बिहार में सीटों की संख्या 79 हो जाएगी। 39 सीटों का फायदा होगा। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 23 और बढ़कर कुल 52 हो जाएंगी। इससे उलट अगर दक्षिण के राज्यों को देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर मौजूदा समय में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जो 54 हो जाएंगी।
सिर्फ 12 सीटें ज्यादा होंगी। कर्नाटक की 28 सीटें परिसीमन के बाद 41 हो जाएंगी, महज 13 सीटें बढ़ेंगी। इसके साथ ही तमिलनाडु की 39 से 49 हो जाएंगी, 10 सीटों का फायदा होगा। कुल मिलाकर उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में दक्षिण के राज्यों को सीटों का नुकसान होगा। इसलिए दक्षिण के नेता जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और इसको लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। भागवत के बयान पर धर्मगुरुओं के बीच भी बहस छिड़ गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बयान का समर्थन किया है, तो इत्तेहाद मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने कहा है कि पहले आबादी मोहन भागवत को बढ़ानी चाहिए। आपने देखा होगा डायनासोर लुप्त हो गए, आने वाले समय में हम हिंदू जाति भी समाप्त हो जाएंगे और बहुत जल्दी हमें यहाँ पाकिस्तान मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा। इसीलिए हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करना अति आवश्यक है कि बच्चे पैदा होंगे तभी संत बनेंगे, तभी महात्मा बनेंगे। हम भी चाहते हैं बच्चे ज्यादा होंगे और हमारा जो सनातन है, जो हमारा पंथ है, ये भी आगे चलता रहेगा। खाली हमारी जनसंख्या से बोझ नहीं पड़ेगा, बाकी जो गैर हिंदुओं के तो 5-5, 6-6 बच्चे पैदा हो रहे हैं। देश में मुस्लिमों की आबादी को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि आबादी बढ़नी चाहिए। आबादी मोहन भागवत तो बढ़ाए, पहले मोहन भागवत को बढ़ानी चाहिए। इस खबर को भारत की बात के फोकस में रखकर देखना जरूरी है। बढ़ती जनसंख्या हमेशा से किसी देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों के लिए चिंता का विषय रहा है, लेकिन बढ़ती युवा आबादी को किसी देश की युवा शक्ति के तौर पर भी देखा जाता रहा है। ऐसे में इस पूरे विमर्श को ध्यान में रखते हुए सबसे जरूरी है जनसंख्या और संसाधनों के बीच एक व्यापक संतुलन यानी कि बैलेंस बनाना, यानी जनसंख्या के साथ साथ संसाधनों में भी वृद्धि के विकल्प तलाशना। आइए बढ़ते आगे, अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद भी पहले आप का खेल चालू है। सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। वहीं सीएम की कुर्सी का त्याग करने के बाद एकनाथ शिंदे के रवैये ने महायुति की धड़कनें जरूर बढ़ाती है। 10 दिन बाद भी कई सवाल महाराष्ट्र से दिल्ली तक के सियासी गलियारों में उछल रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को नियुक्त कर दिया है। दोनों नेता 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। सवाल यह है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में इतनी देरी आखिरकार क्यों हो रही है? क्या मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर महायुति में सहमति नहीं बन पा रही है? तो इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त गूंज रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने के बाद जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार महाराष्ट्र लौटे तो लगा कि तीनों सरकार बनने का ब्लूप्रिंट लेकर लौटे हैं, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया। एकनाथ शिंदे अचानक एकांतवास में चले गए और लौटने के बाद अपनी सरकार के ऐतिहासिक कामकाज का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इशारों ही इशारों में खुद को बेहतरीन मुख्यमंत्री बता रहे हैं। हालांकि शिंदे ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिसका भी नाम तय करेंगे वो उन्हें मंजूर है, लेकिन सरकार में एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी की क्या भूमिका होगी, इस पर वो अपने पत्ते फिलहाल नहीं खोल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागने के बाद शिंदे अब हेवी बार्गेनिंग के मूड में है और गृह मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय पर भी दावा ठोक रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें हमें मिल रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे कुछ अहम मंत्रालय अपने लिए चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग रख दी है। साथ ही शिंदे शहरी विकास मंत्रालय भी अपने लिए मांग रहे हैं। शिंदे गुट इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि जो मंत्रालय उनके पास थे वो दोबारा उनको दे दिए जाए। सूत्रों का कहना है कि महायुति में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि दिल्ली से लौटते ही पहले शिंदे सातारा में अपने गांव चले गए और आज पार्टी विधायकों की बैठक से ठीक पहले उनकी तबियत खराब होने की खबर सामने आई। इस बीच खबर यह भी उड़ रही है कि शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन जूनियर शिंदे ने एक्स पर एक पोस्ट कर इन अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है। उनके डिप्टी सीएम बनने की खबर महज अफवाह है। वो राज्य में किसी मंत्री पद की दौड़ में नहीं है। मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन पार्टी संगठन के लिए काम करने की सोचकर मैंने मंत्री पद ठुकरा दिया। तो ये बातें उनकी तरफ से कही गई सोशल मीडिया पर। इन सबके बीच सियासी बयानों का दौर भी तेज हो चला है।
शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है कि सस्पेंस बनाना जरूरी होता है। वहीं उद्धव गुट दावा कर रहा है कि महायुति में ऑल इज नॉट वेल। पॉलिटिक्स में कुछ सस्पेंस होना जरूरी रहता है और वो सस्पेंस हमने रखा है। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था। ये बताया गया था कि भाई चुनाव एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा 2.5 साल के बाद जब सरकार आएगी तब आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे दिया था। देखिए, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। का निर्णय लेने की जो पावर है, वरिष्ठ है, वही हमारे नेता है। वो अभी 2 दिन में इसके बारे में कौन दूल्हा है इसकी घोषणा वो करने वाले हैं। अगर आपस में इतनी मत है, आपस में बोलचाल है, तो वो कोप भवन में, तंत्र भवन में बैठकर वहां से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? वो महायुति के साथ रहेंगे ये पक्का है। उन्हें खुद लेना है डीसीएमशिप या वो तो चर्चा होगी ना, ऊपर जब जाएंगे चर्चा के लिए तब वो डिसाइड करेंगे। महाराष्ट्र में नेताओं की बेधड़क बयानबाजी जारी है। महायुति में शामिल हर पार्टी मलाईदार मंत्रालयों पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि पोर्टफोलियो बंटवारे का काम महाराष्ट्र में नहीं बल्कि दिल्ली से तय होगा। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब की बार महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारों के लिए खास प्लानिंग कर रहे हैं। 28 नवंबर को जब महायुति के तीनों नेता दिल्ली पहुंचे थे तो उनकी कई मीटिंग्स हुई थी। उन बैठकों में क्या कुछ हुआ उसकी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको एबीपी न्यूज पर बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनने के इच्छुक विधायकों और पूर्व मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर यह तय होगा कि महाराष्ट्र की नई सरकार में किसे कुर्सी मिलेगी और किसे नहीं। विधायकों को परखने के लिए कई तरह के सवाल पूछे गए। कुछ सवालों की जानकारी एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली है। वो सवाल कौन कौन से हैं जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या उम्मीदवार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईमानदारी से काम किया? अगर कैबिनेट की कुर्सी मांगने वालों में पूर्व मंत्री का नाम शामिल है तो उसके लिए सवाल यह है कि महायुति सरकार के दौरान उन्होंने मंत्रालय में कैसा काम किया। मंत्रालय में काम करने के दौरान वो कितना समय दे रहे थे। अपने सहयोगी दल के विधायकों के साथ मंत्री का व्यवहार कैसा था। मंत्री ने केंद्रीय और राज्य निधि का आवंटन कैसे किया। क्या उस मंत्री या विधायक ने कोई विवादास्पद बयान दिया था। साथ ही एक सवाल ये भी है कि अगर कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो क्या वो पूर्व मंत्री या विधायक महायुति को किसी भी तरह की मुश्किल में डाल देगा। इन सवालों के पैमाने पर जो भी खरा उतरेगा वही महाराष्ट्र सरकार की नई कैबिनेट में कुर्सी हासिल कर सकेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बने और डबल स्पीड से पटरी पर दौड़े। इसीलिए वो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री पद तक के बंटवारे में पूरे एहतियात बरत रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने 2 अनुभवी और दिग्गज नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर महाराष्ट्र भेजने का ऐलान किया है। बीजेपी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 4 दिसंबर को महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का चयन होगा। उस बैठक में दोनों पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। बैठक में नेता चुने जाने के बाद महायुति के नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा।